Do you want to know? ओके बच्चा लोग सो चलिए भाई शुरू करते हैं आज आपका फिर से चैप्टर ग्रेविटेशन। भाई लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था, प्रेशर देखा था, थ्रस्ट देखा था, है ना, और ब्योयेंट फोर्स देखा था। पानी जो फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ब्योयेंट फोर्स। अब बच्चा लोग आज हम देखेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। भाई क्या होता है? सर वीडियो अटक रहा है। ओके तो भाई डेंसिटी होती क्या है? देखो बच्चों, कई सारी चीजें पानी के ऊपर तैरती है, कई सारी चीजें पानी में डूब जाती है। भाई लकड़ा भारी होता है फिर भी पानी के अंदर डूबता नहीं है, और अगर कोई प्लास्टिक का छोटी सी चीज है तो हो सकता है वो डूब जाए। इसका मतलब भाई कुछ तो रीजन होना चाहिए कि क्यों चीजें डूब रही है, नहीं डूब रही। तो भाई उसका रीजन है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपके पानी के डेंसिटी से ज्यादा होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और डूबने को हम कहते हैं सिंक हो जाता। एंड अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा। जैसे लकड़ा तैरता है, पर लकड़ा कभी डूबता नहीं, लकड़ा तैरता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी कम होगी। अब सवाल ये आता है कि सर डेंसिटी क्या होता है? भाई देखिए, मैं आपको डेंसिटी का अगर एक सिंपल मीनिंग बताऊं ना तो घना, कोई चीज कितनी घनी है। भाई एक्चुअली देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। एक्चुअली बच्चा ये क्या है? कंपैरिजन है मास का एंड वॉल्यूम का। देखो कई सारी चीजें होती है जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, साइज बहुत बड़ी होती है लेकिन उसका वजन ही नहीं होता। भाई जैसे कि फाइबर, प्लास्टिक फाइबर आता है ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसका वजन ही नहीं होता। और अगर कोई चीज ऐसी होती है जैसे मान लो कि लोखंड, वो पता है ना, बाट आते हैं जिससे वजन हम मापते हैं, बाट किलो के, 5 किलो के, इतने छोटे छोटे होते हैं लेकिन वजन कितना होता है उसका। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सो एक्चुअली भाई कंपैरिजन, कम जगह में अगर ज्यादा मास है तो हम बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा है, और अगर ज्यादा जगह में कम मास है तो हम बोलेंगे डेंसिटी कम है। तो पानी की जो डेंसिटी है बच्चा लोग, जितनी भी दुनिया में चीजें है ना उसकी डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में दी जाती है। पानी के कंपैरिजन में तो हम पानी की डेंसिटी को 1 ले लेते हैं, dW को क्या ले लेते हैं? 1। याद रखना, पानी की डेंसिटी हमेशा कितनी ली जाती है? 1। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? भाई मास किस में होता है? केजी में। वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको कई बार, अब जैसे देखो वाटर की, हमने क्या बोला, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 केजी पर मीटर क्यूब। इसको कई बार ऐसे भी दिया जाता है, केजी को ग्राम में। भाई 1 केजी को ग्राम में लिखोगे तो 1000 ग्राम ही होता है ना। सो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, याद रखना। और कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब हम पानी के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? रिलेटिव डेंसिटी। मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to density of water। वाटर के साथ लिया हुआ जो रेशियो है उसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? आरडी, रिलेटिव डेंसिटी। आरडी कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ any substance upon density of water। एक्चुअली बच्चा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम सिंपली किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी
पानी की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपैरिजन को कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी। उस कंपैरिजन को क्या कहा जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। अब कुछ कंडीशंस होती है, देखें, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो या तो फिर लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब 0.2, 0.35, 0.7, 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, ऊपर अगर बड़ी वैल्यू है इसका मतलब डेंसिटी बड़ी होगी। हमने क्या देखा था कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। अच्छा, अब सपोज करो कि मैं ऊपर 4 लिखता हूं और नीचे 3 लिख लेता हूं, तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, चाहे तो ट्राई करो। 1.3333 होगा। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आती है तो जो आपका रिलेटिव डिफरेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और जब भी वो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डूब जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा। इसका उल्टा, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा, वहीं पे तैरता रहेगा। ये कंडीशन याद रखना, और एक ये कंडीशन भी याद रखना। इसको कहीं पे लिख लो स्टार बना के। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, इसको हाईलाइट करके लिख लो। तो बच्चा लोग, आपका चैप्टर तो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं? आपके टेक्स्ट बुक का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज when the distance between them is reduced to half। बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ और 6 कैसे करना है उसकी हिंट दे दूंगा। करना आपको खुद को है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। देखो, आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर दूं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रेड्यूस, रेड्यूस मतलब कम करना, कितना कम करना है? आधा कर दूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या असर होगा? हाउ डज द ग्रेविटेशन बिटवीन दैट टू विल चेंज, क्या असर होगा? अच्छा बच्चा लोग, लेट m1 and m2 be the masses of two objects respectively, और d is equal to distance between them। भाई दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमने m1 m2 ले लिया, उसके बीच का डिस्टेंस d ले लिया। तो ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से दी जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स can be given by F is equal to G m1 m2 by d square। ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। इसको हम नंबर दे देते हैं 1। अब हमको कहा जा रहा है डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस between them is reduced to half। डिस्टेंस आधा कर दिया गया। इसका मतलब बच्चा लोग, जो नवा डिस्टेंस होगा, क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं? न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू d बाय 2। पहले डिस्टेंस कितना था? d था, अब आधा कर दिया। आधा करने का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 2। अब फोर्स कितनी लगेगी? अब जो फोर्स लगेगी, न्यू फोर्स, मैं उसको Fn बोल देता हूं, ठीक है? देयरफॉर न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको स्पेलिंग पूरी लिखनी है, मैं इसको Fn बोल देता हूं। चलो कैपिटल N बोलते हैं। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी? कैपिटल G m1 m2 अपॉन d बाय 2 का स्क्वायर।
मास वही के वही, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वही का वही, चेंज क्या हुआ खाली डिस्टेंस, तो हमने क्या कर दिया d के बदले d/2 कर दिया। बच्चे लोग याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि भाई ये d की जगह पे d/2 रखना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आगे, देखिएगा जरा ध्यान से, Fn is equal to Gm1 m2 by d का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा 4Gm1 m2 by d स्क्वायर। बच्चा जरा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये मेरा जुना वाला फोर्स है, जरा देखो ध्यान से कंपेयर करो, दोनों को ध्यान से कंपेयर करो, क्या ये मेरा जुना वाला फोर्स बन गया? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिख दूंगा 4F। इसका मतलब बच्चा लोग मेरा जो नवा फोर्स है वो जुने फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा, जुने फोर्स का 4 टाइम्स। तो हम लिख देंगे द फोर्स विल बी 4 टाइम्स, द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स द अर्लियर फोर्स। क्या क्या लिखेंगे हम, द न्यू फोर्स will be 4 times the earlier, ओके, पहले से 4 गुना हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहले क्या करना है, किसी एक का मास डबल कर देना है, यानी m1 की जगह पे 2m1 कर दो, तो आपका आंसर आएगा डबल, ट्वाइस। किसी एक का डबल करने को बोला है ना। सेकंड में बोला है डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, जहां पे अभी हमने क्या किया था, हाफ किया था, अब आपको क्या बोला है, डबल कर दो, तो d के बदले 2d रख दो। डबल मतलब क्या होता है, 2 into d। भाई पहले हमको क्या बोला था, आधा करना है, अब हमको कहा जा रहा है डबल कर दो, तो हम क्या करेंगे, d की जगह पे 2d रख देंगे। फिर बोला भाई ट्रिपल, भाई पहले तो 2d रखना है और उसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड बाय 4 आएगा, यानी 1/4 होगा। वो करने के बाद वापिस से पूरा सॉल्व करना है, अब d को ट्रिपल कर देना है, 3d। पहले डबल के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है, खत्म करने के बाद अब क्या करना है, उसको ट्रिपल कर दो। भाई हमको बोला जा रहा है अगर डबल होगा तो क्या होगा और अगर ट्रिपल होगा तो क्या होगा। सो डबल करके पूरा सॉल्यूशन फाइंड करो, उसके बाद ट्रिपल कर दो, यानी कि ट्रिपल मतलब 3d, d के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d। सो आंसर आएगा 1/9, जैसे 4 टाइम्स आया ना वैसे डिवाइड बाय 9 आएगा। फिर बोला भाई मासेस ऑफ बोथ आर डबल, दोनों के मास डबल कर दो, यानी 2m1 और 2m2। अब तीसरे में क्या बोला है, डिस्टेंस को वैसा का वैसा ही रखो, सिर्फ मास को चेंज करो। देखो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है ना, उसको एक क्वेश्चन में एक ही चीज को चेंज करना है, सबको एक साथ मत करना, सबको एक साथ मत करना, एक एक करके। पहले एक ही मास को डबल करो, आंसर निकालो, सेकंड में इसको डबल करो, आंसर निकालो, ट्रिपल करो, आंसर निकालो, थर्ड में दोनों मास को एक साथ डबल करो। देखो कहा है ना, बोथ मासेस आर चेंज्ड, तो ये भी 2m1, ये भी 2m2, 2 2 4, यानी आंसर फिर से यही आएगा 4f। ओके, इसका मतलब आपके एक ही क्वेश्चन में 4 बार आपको ये मेथड करनी पड़ेगी। कितनी बार? 4 बार। समझ आया बच्चा लोग? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? देखो हमें क्या कहा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, F is equal to G m1 m2 by d square। वो ऐसा कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के अकॉर्डिंग लगती है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। फिर भी हैवियर ऑब्जेक्ट, जो भारी ऑब्जेक्ट है, वो हल्के ऑब्जेक्ट से जल्दी नहीं गिरता, ऑलमोस्ट इक्वल टाइम में गिरता है। क्यों?
बिकॉज बच्चा लोग ध्यान से सुनना, ये अर्थ है, मैं यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका मास बड़ा है और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका मास छोटा है। बच्चा इन पे खिंचाव कितना है? खिंचाव मतलब एक्सेलरेशन। भाई अर्थ इसके ऊपर भी 9.8 एक्सेलरेशन लगा रहा है, इसके ऊपर भी 9.8 एक्सेलरेशन लगा रहा है। भाई दोनों के ऊपर खिंचाव सेम है। फोर्स अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितना फोर्स इसके ऊपर है उतना ही फोर्स ये भी तो ऊपर लगाएगा। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि एप्पल के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो एप्पल भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बट मास ज्यादा होने की वजह से अर्थ हिल नहीं पा रहा, इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, इसीलिए वो हिल पा रहा है। और उस पे खिंचाव कितना है भाई? 9.8। किसके कारण? अर्थ के कारण। ये अर्थ, इसको भी अर्थ खींच रहा है, इसको भी अर्थ खींच रहा है, दोनों का खिंचाव सेम है। खिंचाव सेम होने के कारण दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी गिर जाएगा और ये धीमे धीमे गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेंगे। ओके, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं था, इसमें सिर्फ थियरी थी जो कि आपके नोट्स में दे रखी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखें। What is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? देखो आपको बहुत इजी है, अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स ढूंढनी है, कितना इजी है। देखो ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg दे रखा है। मास ऑफ अर्थ, देखो क्वेश्चन में अर्थ का मास भी दे रखा है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ भी दे रखा है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दे रखा है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। बच्चों आपको याद है जब हम ये g = 9.8 डिराइव कर रहे थे तो हमने क्या देखा था? अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है? g, दोनों ऑब्जेक्ट का मास। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट छोटा सा है, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, और अगर अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है तो उसके ऊपर फोर्स उसके सेंटर में से लगता है। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से, बच्चों फोर्स कहाँ से लगता है? सेंटर से लगता है। ये जमीन फोर्स नहीं लगा रही है, अर्थ का सेंटर फोर्स लगा रहा है। मैं अगर खड्डा खोदूंगा, सपोज अगर जमीन फोर्स लगाती सपोज, तो खड्डा खोदने में मैं नीचे नहीं गिरता। समझ में क्या बोल रहा हूं? अगर जमीन फोर्स देती तो खड्डा खोदने पे मैं नीचे नहीं गिरता, बट क्या ऐसा होता है? नहीं, खड्डा खोदने में हम गिर रहे हैं। इसका मतलब जमीन हम पे फोर्स नहीं लगा रही है, जमीन के नीचे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से वो फोर्स लग रहा है। सो वो क्या है? सेंटर, और सेंटर से हमारा डिस्टेंस कितना? रेडियस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी? m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होती है। वैल्यू दे रखी है, वैल्यू लगा दो। कैपिटल G की फॉर्मूला कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11। बच्चों लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूरी है। जरा कैलकुलेशन देखना मैं कैसे कर रहा हूं। कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, यहां से क्या कैलकुलेशन करना, जरा देखना ध्यान से। ये मास कितना है? स्मॉल m ऑब्जेक्ट का 1। ये मास कितना है? 6 × 10⁻24 अपॉन r²। r कितना है? 6.4 × 10⁻6 और उसका भी स्क्वायर। ये रेडियस और रेडियस का स्क्वायर। अच्छा 6.67 × 1 × 6। भाई आपके बुक में ऐसे तो 6.67 ही होता है, पर आपके बुक में कितनी वैल्यू दी है इसकी? कई सारे बुक में 6.6 देते हैं, कई सारे बुक में 6.67 देते हैं। ठीक है 6.7। देखो आपके बुक में जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना एग्जांपल में, देखो पेज नंबर 134 पे ऊपर वैल्यू दी हुई है 6.673 और नीचे एग्जांपल में वैल्यू ली हुई है 6.7। तो हम भी 6.7 लेके चलेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्या हो रहा है? 6.7 × 6
67 6 कितना हो जाएगा 42 6 6 36 एंड 40 40.2 इनटू 10⁻⁻11 10⁻⁴ बच्चा लोग 8th में सीखा था ना, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, सो भाई माइनस प्लस 24 माइनस 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 10 की पावर में 13 हो जाएगा भाई 24 माइनस 11 30 8 में सीखा था ना कि पावर माइनस हो जाएगी। अच्छा नीचे 6.4 का स्क्वायर 6.4 का स्क्वायर कितना होगा 64 का स्क्वायर। बच्चा लोग आप सब सीख चुके हो 8 में स्क्वायर स्क्वायर रूट बहुत अच्छे सीखा है आप लोगों ने। 4 4 16 24 and 1 48 and 1 49 and 36 plus 4 40 4096 यानी कि 40.96 into 10⁻6 और 6 के पावर में 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई होता था, सो इसके पावर में 6 और उसके पावर में 2 तो 6 2 12। समझ आ रहा है भाई हमने क्या किया 10⁻6 और 6 के पावर में 2 पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 6 2 12। ओके अब 402 और 40.96 इसको डिवाइड करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं tan हटा देते हैं, ठीक है हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो मैं यहाँ के बदले 402 नीचे 10 लिख लेता हूँ, इसके बदले 4096 ऊपर 100 लिख लेता हूँ, ठीक है पॉइंट हटा दिया। ये क्या बचा 10⁻13 10⁻12। अब एक एक जीरो कट। अब चलिए इसको डिवाइड करो। सबसे पहले चलो 2 से काटे 2 0 1 2 0 4 2 8 8 16। अब 2 0 1 किस में आता है 3 में, ये आएगा 3 में नहीं। इसका मतलब क्या बचा 2 0 1 डिवाइड बाय 2048 इनटू। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये 10 के पावर में 1 ये 10 के पावर में 13 प्लस 1 और नीचे 12 नीचे वाले को माइनस करते थे, ऊपर नीचे हो तो पावर माइनस, अगर एक साथ हो मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस, तो 13 इसका 1 और माइनस 12। 201 डिवाइड बाय 2048। चलिए इसका डिवीजन करना ही पड़ेगा, कुछ कटेगा और ये 3 के सिवाय और किसी में आता है 5 में नहीं 6 में 6 3 18 31 9 7 में 7 3 नहीं 7 2 14 6 में नहीं 9 में 3 में 9 में भी नहीं आएगा 11 में आएगा 11 1 11 91 नहीं आएगा। 201 बच्चा एक प्राइम नंबर है किसी में नहीं आएगा, डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा 201 2048 हो जाओ शुरू। ये नंबर छोटा है सो 0 पॉइंट अभी तो अभी भी छोटा है यार, देखो 2048 200 अभी भी छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक और जीरो भाई डिवीजन आता है ना। अब इसको डिवाइड करो, किस तरीके से करना पड़ेगा पहले 5 से देखो 5 से होता है कि नहीं। 5 से 40 24 10240 हो रहा है, आगे और चेक करते हैं 2048 into 8 8 8 64 32 38 16384 हो रहा है, आगे और चेक करते हैं 2048 into 9 8 9 72 9 4 36 43 और 9 2 18 18432 यही करना पड़ेगा 9 18432। देखो इसका जो भी आंसर आवे मैं यहाँ पे 0.09 लिख सकता हूँ, ठीक है आगे चाहिए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 ये 6 ये भी 6 10 9 यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी 1
1668। अभी भी डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा, इसलिए 0.09 तक हम आंसर लिख सकते हैं। इनटू ये क्या हो जाएगा 13 + 1 14, 14 - 2 14 - 12 2 हो जाएगा 10:2। अब बच्चे लोग 10:2 का मतलब क्या होता है इनटू 100। इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊं, इसका पॉइंट तो क्या हो जाएगा 9/100 है ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 100 कट, आंसर क्या आ गया 9 न्यूटन। आंसर कितना आ गया 9 न्यूटन। भाई आपके बुक में 9.8 दिया हुआ है, इसको आगे डिवाइड करने से 8 आएगा, ठीक है। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 4 गया 6, फिर 9 में से दिस गया, यहाँ पे 10 में से जाएगा ना, सॉरी। तो भाई अब आप इसको नहीं, फिर भी इतना नहीं आएगा 1 आएगा, 9.8 दिया पीछे। आप नेट वेट से करते हुए शांति रखो। न्यूटन। बच्चों लोग आपके बुक में क्या है कि आगे डिवीजन किया हुआ है और कुछ नहीं, पॉइंट के बाद 0 तो अपने आप लग जाता है। देखो हमने यहाँ पे 2048 × 8 भी किया हुआ है, तो मैं क्या यहाँ पे 8 कर सकता हूँ, सो 16384। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 9.8। देखो ये 0.098 आंसर आया, ठीक है। 98/1000 पॉइंट के बाद 3 नंबर इनटू 100, 2 0 कट, क्या आंसर आया 9.8 न्यूटन। खाली डिवीजन उन्होंने और आगे किया था, मैंने किया था बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहा है बच्चा लोग कैसे हमने आंसर किया।